Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. As you know that in the previous lecture we have started our first chapter, unit number 1, fundamentals of chemistry, and in our previous lecture I have explained about what is science and branches of science and what is chemistry all about. So today we will discuss about the branches of chemistry. It is considered as a very important topic for long question as well as short question. इट इज बेसिकली केमिस्ट्री की इसमें से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उनका स्कोप पूछा जा सकता है या डिफरेंस में कोई ब्रांचेस पूछी जा सकती हैं. सो बेटे आपने आज के टॉपिक को कहीं इधर उधर नहीं जाना कि भाई कोई इंसान ने टीवी लगाया और आप लेक्चर सुन रहे हैं. सो कंसंट्रेशन के साथ आपने इधर ही रहना है. ओके बेटे, फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. बेटे ब्रांचेस हम कहते हैं शाखों को. जैसे जैसे बेटे इल्म बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने साइंस की डिवीजन्स की थी, तो ऐसे ही बेटे हम लोगों ने केमिस्ट्री की भी जो है वो डिवीजन्स कर ली. जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. Okay, first move to the first branch of chemistry, that is physical chemistry. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उस पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नेम, टाइटल. यानी अगर आपने कोई भी टॉपिक समझना है बच्चे, तो आपने उसके नेम का मतलब समझना है. अगर आपको नेम ही समझ आ गया तो डेफिनेटली आपको 99% टॉपिक भी समझ आ जाता है. अब बेटे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के दो वर्ड्स हैं, यानी फिजिकल एंड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज रेलिवेंट टू द मैटर एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लेक्चर 1. एंड फिजिकल बेटे मीन्स फिजिकल स्टेट, तबई हालत, यानी जो नज़र आने वाली हो. किसी की मतलब शेप कैसी है, किसी का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है मैटर का, उसे हम फिजिकल स्टेट कहते हैं. एंड केमिस्ट्री मतलब मैटर की. तो यहाँ पे बच्चे क्या हुआ कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस इन मैटर. यानी हम बेटे इसमें हम मैटर की फिज़िकल स्टेट के ऊपर बात करते हैं कि आया हमारे पास जो मैटर है, जो मादा है, वो नज़र कैसे आ रहा है, या उसमें क्या जो है उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्टेट कैसी है. तो ये ऑल अबाउट था. अब बच्चे फिज़िकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का. अब बच्चे यहाँ पे जो कंपोजिशन है इसका मतलब होता है बनावट, कि कोई चीज़ बनी किससे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द फिज़िकल स्टेट, यानी तबई हालत से, उसके कलर वगैरह से. उसके अलावा बच्चे इसमें जो है हम लोग इसकी डिफरेंट स्कोप के ऊपर भी बात करते हैं कि इसमें बेटे मैटर और एनर्जी का रिलेशन हम डिस्कस करते हैं. उसके अलावा किसी चीज़ को हीट और फ्रीज़ किया जाता है, यानी जैसे अपने बेटे पानी लेते हैं, आप उसे फ्रीज़ कर देते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करता है ना. आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाटर को फ्रीज़ करें तो वहाँ पे क्या चेंज होता है. उसके अलावा बेटे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट खारिज होती है. चलें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखते हैं. बेटे आपने क्या करना है, आप चूना, जैसे आप कली सफ़ेदी उसके नाम से जानते हैं, आप वो घर में लेकर आते हैं. जब आपने सफ़ेदी करनी होती है तो आप जब उसे पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं वहाँ से एक धुआं सा निकल रहा है, जादू हो रहा है ना. तो आप लोगों को तब नहीं समझ आ रहा होता भाई क्या है, आपको लग रहा होता है बस धुआं निकल रहा है, भाई ये कोई मैजिक है, ये कुछ भी है. तो बेटे वो वहाँ से हीट खारिज हो रही होती है, वो हरारत होती है, और ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट जो है वो रिमूव हो रही होती है. तो बेटे फिज़िकल स्टेट में हम तमाम उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं जो फिज़िकली हमें नज़र आते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. अब बेटे ऑर्गेनिक वर्ड मीन्स होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, उनको हम लोग जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटे आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो बेटे ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे मतलब इसमें अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि C6H12O6 इट्स अ स्ट्रक्चर फार्मूला इट्स फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा देखिए इसमें C आया है, H आया है और O आया है। अब बच्चों को लगता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रही है जस्ट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चे ऐसा नहीं है, आपने याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना लाजमी है, लेकिन अगर इसके साथ कोई और भी आ जाती है चीज़ उसे हम डेरिवेटिव के नाम से बेटे, जहाँ जैसे यहाँ पे मेंशन है ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गए, सल्फर आ गया, तो वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे बेटे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बच्चे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो नहीं है, क्योंकि बेटे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो बेटे आपने एक असेसमेंट क्वेश्चन है, आपने ये बताना है इज अमोनिया एन ऑर्गेनिक और नॉट, कि अमोनिया जो है NH3 जो है बेटे वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लाजमी देना है। अब बच्चे इसका स्कोप ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं इनका स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये कैसे मतलब बनते हैं इनके सिंथेसिस। बट इसके स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। बच्चे याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास जो कोयला है पेट्रोल है या हमारे पास जो नेचुरल गैस है, दीज आर ऑल कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटे जितनी भी फिर पेट्रोल से रिलेटेड इस तरह की जो चीज़ें होंगी फॉसिल फ्यूल से, तो उनमें क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और उसको स्टडी करने के लिए बेटे हमारे पास क्या होगा वहाँ पे इस्तेमाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे यहाँ पे देखिए बेटे हमारे पास जो फूड हम बनाते हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं यानी जो पेट्रोल वगैरह हम भरवाते हैं इसमें तमाम जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूटिलाइज होती है। अब बच्चे यहाँ पे एक बात बहुत बहुत मज़े की है इनमें कि आपको बुक से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होंगे आप डेफिनेटली सिर्फ इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं। देन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटे ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये भी बच्चे बेसिकली वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब बच्चे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बेटे वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, जैसे CO2 है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं आते, तो बेटे वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटे ऑल एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करती है जो हाइड्रोकार्बन नहीं होते, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी एप्लीकेशन बेटे एवरेस्पेक्ट होती हैं केमिकल इंडस्ट्री में, ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक बेटे कहते हैं जो हमारे पास ये टाइलें वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। बेटे ओर हम कहते हैं कंबाइंड मेटल या कम्बिनेशन ऑफ मेटल। अच्छा यानी अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जो हैं वो आपस में अगर कंबाइन हुई हैं मिली हुई हैं तो बेटे उसे कहते हैं ओर। अब बेटे ये जो ओर्स होती हैं ज़्यादातर ना अंडर अर्थ क्रस्ट होती हैं, ज़मीन के नीचे। तो बेटे जब आपने ज़मीन के नीचे वो ओर आपको मिलती है और आपने उसमें से हर मेटल को अलग अलग करना है, उसे हम उस तरीके को कहते हैं मेटलर्जी। अब बच्चे बात ये है कि मेटल क्या है, तो बेटे मेटल के ऊपर बात हम डिटेल में आपके यूनिट नंबर 8 में करेंगे। वहाँ पे पूरा चैप्टर मेटल नॉन मेटल्स के बारे में है। सिंपल आप ये समझ लें, धातु को कहते हैं ऐसे एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं, डोनेट करते हैं, किसी को दे देते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। इसमें बेटे ये देखें जितने भी मेटल्स से चीज़ें बनी हुई होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं।
बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका स्कोप अक्सर पंजाब बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में पूछा जाता है। एंड बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस। तो बच्चे अगर आप इन दोनों को इसका मतलब समझें तो आपके माइंड में एक बात आएगी कि वो केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। अब आपके दिमाग की घंटी बजी भाई कि हमारे अंदर कौन से एटम्स हैं भाई, हमारे अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम खाना खाते हैं, अब हमारे खाने में आपको पता है फैट होती है, लिपिड्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। दीज आर ऑल कंपाउंड्स। बेटे सारे कंपाउंड्स होते हैं ना। तो बेटे जब आप इसे खाते हैं तो बेटे खाना खाया हमने, वो टूट गए ना, डाइजेशन हो गई। तो जब वो डाइजेशन हो गई तो हमारे पास ये कंपाउंड टूटेंगे ना। तो बेटे यहाँ पे एक रिएक्शन होगा ना, यानी कि जब भी कोई चीज़ दो चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनती है वो भी केमिकल रिएक्शन है। कोई चीज़ टूटती है, कोई कंपाउंड, उससे एटम्स बनते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो बेटे जितने भी रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, बेटे याद रखने सिर्फ लिविंग में जो होते हैं उसको कौन डील करता है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेटे ऑल केमिकल रिएक्शंस को कवर करती है इसके स्कोप में। जैसे सिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बेटे कम्बिनेशन ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। एंड बायोमोलिक्यूल्स, बेटे जो 9th बायो के बच्चे हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स का बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आप ये याद रखें कि द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या विच टेक पार्ट इन बिल्डिंग द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो वाले मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं, उनमें जो मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। जैसे बेटे आपको कहा जाए कि आपने भी एक हफ्ता खाना नहीं खाना तो क्या होगा? आप लोगों को तो एक दिन भी आपको नहीं ना गुजरता खाने के बिना। तो ये बायोमोलिक्यूल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसीलिए आप जो है वो भूखे गुजारा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बच्चे ये नहीं समझ रहे हम डाइटिंग कर रहे हैं या एटसेट्रा, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन डेफिनेटली आपकी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो आपको पूरी करना होती हैं। बायोकेमिस्ट्री में बेटे यही जैसे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, डीएनए फूड, यानी जो बेटे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो मतलब किसी का मर्डर हो जाए या किसी इस तरह से चीज़ें, तो वो भी कुछ हद तक बायोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड होती हैं। मेडिकल रिसर्च, यानी कोई मेडिसिन बनानी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूटिलाइज करके, तो वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है। बायोकेमिस्ट्री का बेटे सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो इंसुलिन में भी होता है, जो शुगर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री से निकला हुआ लफ्ज़ है ये इंडस्ट्रियल, एंड केमिस्ट्री सेम वही बात, कंपाउंड्स। तो बेटे देखें कोई भी कंपाउंड है तो वो अब ये तो नहीं कि घर बैठे बना लें। तो अब जैसे आपको कहा जाए बेटे वाटर बनाएं घर में, तो आप नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कंपाउंड्स हैं तो उनको सिंथेसाइज करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्री में कोई कंपाउंड कैसे बनता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसको क्या कंडीशंस देनी होती हैं, टेम्परेचर क्या रखना है, प्रेशर क्या रखना है, तो ये तमाम बेटे हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। बेटे इसमें हम बेसिकली मेथड को यूज़ करना और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, यानी अब ये नहीं कि कोई भी बंदा उठ के तो भाई वो, जैसे आप पानी है फॉर एग्जांपल, आप पानी उठा के ले जाए, पानी मैंने भी बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये तो नहीं बेटे, चाहे लैब है लेकिन लैब में ये तो नहीं होता ना कि कोई भी इंसान उठ के भाई मैंने भाई वाटर बनाना है आज। तो इसके लिए जो मेथड का यूज़ होना या टेक्नोलॉजी पे ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेटे बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है केमिकल्स को, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स को, डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, के एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में स्टडी करना। एंड देन बेटे आपने ये याद रखना है कि एटम्स में से ना कुछ रेडिएशंस भी खारिज होती हैं, नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे बोहर में के रेडिएशंस कब खारिज होती हैं। तो बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियस के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस जो है उसमें से अगर कोई एनर्जी खारिज होती है
या कोई एटम दूसरे एटम के साथ कब मिलता है, कैसे मिलता है, या न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हमें पता चला था न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम के सेंटर में होता है। तो ये सब हमें किसने बताया भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ना होती अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो ना हमें समझ आता कभी भी एटम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेटे बेसिकली हमारे पास स्टडी होती है केमिकल इफ़ेक्ट्स की, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि हमारे पास कोई रेडिएशन कब जज़ब हो रही हैं, कब खारिज हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत मज़े का, भी मीनू तो ब्रांचेज में सबसे मज़े का एनालिटिकल लगता है, क्योंकि बेटे एनालिटिकल लफ्ज़ का मतलब होता है एनालिसिस करना, चेक करना, तज्जिया करना, अज्जा अलग अलग करना। बेटे इसमें क्या होता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे आप पानी हैं, आपसे कहा जाता है कि भाई इसमें तो जरासीम है तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं ये पानी जो है वो लैब में भिजवा देता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा भाई ये पानी साफ़ है या फिर नहीं। तो बेटे बेसिकली आप जो पानी लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं तो वो एनालिसिस करने के लिए होता है, कि ये पता लगाने के लिए कि बेसिकली इसमें है क्या और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेपरेशन के और एनालिसिस के बारे में होती है सैंपल के, कि आपके पास कोई भी सैंपल है, कोई भी कंपाउंड है एंड यू वांट टू एनालाइज इट, तो आप उसे यानी चेक करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ये तो नहीं कि आप जो मर्ज़ी टेस्ट करी जाएँ, भाई इसमें ये चीज़ डाल दी वो डाल दी, तो इसके लिए बेटे पूरा मेकनिज़म होता है। और दूसरा बेटे दो टाइप्स की एनालिसिस होता है, एक है क्वालिटेटिव एंड अदर वन इज़ क्वांटिटेटिव। अब बच्चे जो क्वालिटेटिव होता है ना, जैसे इसमें क्वालिटी चेक करके बताते हैं, यानी हमें भाई ये बता देंगे ये पानी साफ़ है और ये पानी भी साफ़ नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें जरासीम है। अगर आपको जस्ट ये बता दिया जाए भाई ये मतलब इसमें कोई चीज़ इम्प्योरिटी है, तो होती है क्वालिटेटिव। लेकिन बेटे अगर आपको बाकायदा ये भी वैल्यू भी बताई जाए कि भाई इसमें इतनी चीज़ की मिकदार ये है, इसमें इतने जर्म्स थे, इतनी इम्प्योरिटीज़ थी, इतनी मिट्टी थी, इतनी फलां थी, यानी जिसमें बाकायदा वैल्यू भी बताई जाए, वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव। यानी बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, कि ये आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताएगा, लेकिन क्वालिटेटिव में इसको इतनी डिटेल में या इतना डीपली जो इसको एनालिसिस नहीं किया जाता। बेटे इसके स्कोप में जो है वो फूड को, वाटर को, इन्वायरमेंट में रिलेटेड कुछ भी है, या क्लिनिकल जो मतलब मेडिसिनल फील्ड से क्लिनिक्स में होते हैं या क्लिनिक पर्पज़ में, उसको भी एनालिसिस के लिए इसकी एप्लीकेशन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटे वही है, ये आइडेंटिफाइज करता है, इवेल्यूएट करता है, पता लगाता है, चेक करता है कि उसमें क्या चीज़ कम है या ज़्यादा है या इम्प्योरिटीज़। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट बेटे कहते हैं एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, वो वाटर है, एयर है, कोई हवा है, कुछ भी है बेटे, वो उसका होता है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में जो कंपाउंड्स होते हैं उसका आपस में क्या रिलेशन है, यानी इन्वायरमेंट में जो कंपाउंड्स हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफ़ेक्ट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। हम बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पानी शामिल है, हवा शामिल है। अब बच्चे अगर हवा ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? डेफिनेटली नहीं रह सकते, हम तो मर जाएंगे। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी है तो हम मर जाएंगे। तो इसका मतलब हम जुड़े हुए एनवायरनमेंट से। अब अगर हम बेटे पोल्यूशन कॉज करना शुरू कर दें, माहौल को आलूदा करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली बेटे हमारा इन्वायरमेंट आलूदा होगा ना। इसका मतलब कि हम और हमारा इन्वायरमेंट, हम लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है एक दूसरे से। तो इसके बारे में स्टडी करना कि कंपाउंड्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेटे तमाम चीज़ें जो इन्वायरमेंट में हो रही हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। थैंक यू बेटे, होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक।
उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा तमाम ब्रांचेस, उनके स्कोप। आप जस्ट इन स्लाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए। बेटे फिर भी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई टॉप पॉइंट नहीं समझ आया या कोई आप कुछ समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।